श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम विकासात्मक अध्यात्म स्वामी जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 13। मेरा सभी साधकों को, उपस्थित साधकों को राम राम चरण स्पर्श। इसमें पहला पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं और उसका अर्थ भी देख चुके हैं ना। तर्क की अनेक सीमाएं हैं। पेज नंबर 13। तर्क की अनेक सीमाएं हैं। तर्क अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है। दृष्टि के क्षेत्र में तर्क यहाँ तक हम देख सकते हैं। सब अलग अलग तरीके से हमने ये देखा तो दूसरा कहेगा नहीं हमने तो कुछ और देखा। एक ही घटना को अगर कई लोग देखते हैं तो अगर आप उन सभी के वक्तव्यों को लें, उनके बयानों को दर्ज करें तो उनके बयान अलग अलग पाए जाते हैं। कोई किसी पक्ष से देखता है तो कोई किसी पक्ष से। तो तर्क की अनेक सीमाएं हैं। तर्क की अनेक सीमाएं इस तरीके से भी हैं क्योंकि ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी दृष्टि है, किसी की दृष्टि ज़्यादा देख सकती है, ज़्यादा किरणों को देख सकती है, वो अवरक्त किरणों को भी देख सकती है, इंफ्रारेड को भी देख सकती है और अल्ट्रावायलेट के कुछ हिस्सों को भी देख सकती है। पशुओं में अलग क्षमताएं हैं, मनुष्यों में अलग हैं। तो इस तरीके से दृष्टि की अनेक क्षमताएं हैं, ध्वनि की अनेक क्षमताएं हैं। कुछ बहुत छोटी से छोटी ध्वनि को सुन सकते हैं और कुछ नहीं सुन सकते। तो तर्क की अनेक सीमाएं हैं। बुद्धि के क्षेत्र में भी तर्क की अनेक सीमाएं हैं। अगर पुत्र द्वारा तर्क किया जाता है कि पिताजी ये चीज़ तो मुझे बड़ी स्वादिष्ट लग रही है और मुझे ये चाहिए, तो पिता उसके तर्क को बड़ी आसानी से काट देता है कि बेटा इसमें तो बड़ा नुकसान है, शरीर का नुकसान है और हमने स्वयं अपने जीवन के अनुभव से इसे पाया है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो पिता तो काट देता है उस तर्क को। तो तर्क को तर्क से काटा जा सकता है और इसकी अनेक सीमाएं हैं। ज्ञान के क्षेत्र में, स्वाद के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में और अलग अलग आयामों के क्षेत्र में। जो चीज़ें पहले लोग तर्क किया करते थे कि भाई अपने घर की बहू बेटियों को घूंघट में रखो क्योंकि नहीं तो मुग़ल शासक आ जाएंगे, उनके दरबारी आ जाएंगे और फिर उनकी अगर नज़र पड़ गई तो उठा ले जाएंगे। लेकिन वही अब घूंघट प्रथा खत्म हो गई है क्योंकि अब वैसा मौका नहीं रहा। जैसे जैसे समय परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे हमारे रहन सहन के तौर तरीके बदल जाते हैं और फिर हम विभिन्न तर्कों को किया करते हैं। फिर हमारे तर्क भी बदल जाते हैं। ये जो हमारा परिवेश है, अभी हम जहाँ रह रहे हैं, अभी हमारा रहन सहन ये कोरोना बीमारी के तर्क पर आधारित है। ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। इससे निकल जाएंगे तो हमारे रहन सहन के तरीके बदल जाएंगे, फिर हम दूसरे तर्क करने लगेंगे। तो समय के हिसाब से भी तर्क बदलता है, उम्र के हिसाब से भी बदलता है। जब एक बूढ़ा व्यक्ति अलग तरीके का करेगा कि जैसे कि 3 आदमी गए, एक शादी में एक 20 साल का था, एक 40 साल का था, एक 60 साल का था। तो जो 20 साल वाला गया और 40 साल वाला गया और 60 साल, बोला आज तो पार्टी में मज़ा आ गया। तो कैसे मज़ा आ गया? 20 साल वाले ने बताया कि वहाँ तो बहुत अच्छा नृत्य हो रहा था और मुझे तो काफ़ी मज़ा आ गया। फिर 40 वाले से पूछा आपको कैसे मज़ा आया? तो उसने कहा कि क्या मोइनदार कचौड़ियाँ थी और रस्से में डूबी हुई मखाने की सब्ज़ी थी और देखिए तरह रसमलाई थी, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ गया। फिर 60 साल वाले से पूछा गया भाई आपको भी मज़ा आया? तो कैसे आया? बोला वहाँ के दावत के आने के बाद मेरी खुलकर हाजत हुई और फिर पेट साफ़ हो गया और काफ़ी मज़ा आया। तो उम्र के हिसाब से भी हमारे तर्क बदलते रहते हैं। तो एक बच्चे के अलग तर्क हैं, बूढ़े के अलग तर्क हैं। तो तर्क की अनेक सीमाएं हैं। हम अपने पुराने अनुभव के आधार पर तर्क करते हैं। यह हमारा सीधा या प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है। एक बच्चे को अगर हम कहेंगे, उसके पास अनुभव नहीं है, कहेंगे कि आग में हाथ डाल दो तो वो डाल देगा,
उसके पास तर्क करने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि उसके पास अभी अग्नि में हाथ डालने का अनुभव नहीं है कि इससे हमें हानि हो सकती है। तो जैसा किया जाएगा, कराया जाएगा, वो कर भी देगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, अनुभवों को संग्रहित करते जाते हैं, तो उनके आधार पर हमारे तर्क सुव्यवस्थित होने लगते हैं, और हमारे तर्क हमारे प्राणों की रक्षा के लिए ही होते हैं, या हमारे जो निज जन हैं, संबंधी जन है, प्रिय जन है, उनकी रक्षा के लिए होते हैं। तो हमारे तर्क यहीं तक सीमित रहते हैं। तर्क हमारे पुराने अनुभव के आधार पर हो सकते हैं, यह हमारा सीधा या प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है, या परोक्ष या दूसरों द्वारा संप्रेषित। कई बार तो हम सीधा भी अनुभव कर लेते हैं, और कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो हम उसको वायरल कर देते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है, उसमें कुछ और भी बोल के कि ये बिल्कुल ठीक है। संप्रेषित आधार पर भी हम अपने तर्क का निर्माण या उसका पुनर्वर्गीकरण या पुनर्निरीक्षणीकरण कर देते हैं। सो वी मॉडिफाई, हम उस चीज़ को संशोधित कर लेते हैं अपने तर्क को। नहीं, पहले तो हम ये चीज़ खाया करते थे इम्यून सिस्टम को, अपनी प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये खाना नहीं चाहिए क्योंकि अभी व्हाट्सएप पर मैसेज आया है, और ऐसा करने से हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, अब हम नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष अनुभव या परोक्ष अनुभव के आधार पर भी हमारे तर्क संशोधित हुआ करते हैं। इनका कोई स्थिर आकार प्रकार नहीं है, ये समय के आयाम पर, दिशाओं के आयाम पर, काल के आयाम पर, परिस्थिति के आयाम पर बदलते रहते हैं। लेकिन अनुभव प्रति क्षण वर्धमान है। प्रति क्षण जितना जीवन में है, हम यहाँ तक पुराने जीवन कालों का, इसी लाइफ स्पैन का नहीं, इसी जीवन काल का नहीं, पुराने जीवन कालों का भी अनुभव हमारे अंदर संग्रहित है, किसी न किसी मात्रा में वो अवश्य संग्रहित है। अनुभव प्रति क्षण वर्धमान है। वर्धमान का मतलब है ये बढ़ता जाता है। एक शिशु में उतना अनुभव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने चारों तरफ उद्दीपक होते हैं, आग को छूते हैं, पानी को छूते हैं, तो उनको महसूस करते हैं कि इनसे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो अनुभव प्रति क्षण वर्धमान है, और उनके आधार पर हम अब तर्क करने लगते हैं। एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को सिखाती है कि बहन ऐसे मत करना, ऐसा करने से गलत होता है, क्योंकि उसके पास भी कुछ अनुभव होते हैं, तो वो अपनी छोटी बहन को बताएगी। तो अनुभव प्रति क्षण वर्धमान है। बड़ा भाई छोटे भाई को गाइड करता है। हमारी शताब्दी में विज्ञान के प्रसार ने ज्ञान के उन विशाल क्षेत्रों के द्वार खोल दिए हैं जिनको हम स्वप्न में भी नहीं देख सकते थे। तो पहले तो हम सोचते थे कि हमारी धरती ही है, पहले तो सोचते थे कि एक बहुत बड़ा मैदान है, लेकिन बाद में पता चला विज्ञान से कि धरती तो गोल है और हम इस पर हैं। फिर पता चला कि पहले सोचते थे कि सब कुछ धरती के चारों ओर घूमता है, फिर पता चला सूर्य के चारों ओर भी घूमता, सूर्य के चारों ओर सारे प्लैनेट्स हैं, जितने ग्रह हैं घूमते हैं, ग्रहों के चारों ओर उपग्रह घूमते हैं, और सूर्य भी गैलेक्सी के चारों ओर, आकाश गंगा के चारों ओर घूमता है, आकाश गंगा ब्रह्मांड के चारों ओर घूमती है, ब्रह्मांड भी किसके चारों तरफ घूमता है, ये विज्ञान के प्रसार और प्रचार से ही आगे पता चल पाएगा। लेकिन ये विस्तार हो गया, विज्ञान ने हमें दिखा दिया है कि इंफ्रारेड अवरक्त तरंगों को, जो लाल से भी छोटे ऊर्जा वाली हैं, उन पर भी अगर कमरे में अंधेरा हो तो भी हम फोटोग्राफ ले सकते हैं। बहुत सारे सोनी के कैमरे आ गए हैं, बिल्कुल अंधेरा हो, अब जैसे बिग बॉस में सब अंधेरा है, वहाँ पर फोटोग्राफ लिया जा रहा है और सब कुछ लाइव प्रसारण हो रहा है। तो ऐसे प्रगति मैदान चले जाइए दिल्ली में, बिल्कुल गुप्त अंधेरे कमरे में ले जाएंगे, बोलेंगे देखिए हमारा कैमरा है, सब कुछ आपका चित्र ले सकता है। तो अंधेरे में भी जो हमारे सैनिक हैं वो सीमाओं से आने वाले आतंकवादियों का चित्र ले लेते हैं और उनको गोली का निशाना बना देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि विज्ञान ने ऐसी प्रगति कर ली है कि अब किसी भी चीज़ को देखने के लिए प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं रही। जो हमारी आँखें हमारी जिनको सेंस कर लेती थी और हमारे दिमाग तक पहुंचा देती थी, जिससे सूचना मिलती थी कि ये व्यक्ति है, अंधेरे में भी देखा जा सकता है। तो विज्ञान का जैसे जैसे विस्तार होगा, अब हम जान चुके हैं कि दूसरे ग्रहों पर भी प्राणी रहते हैं और वे भी अनुभव करते हैं, उनके भी अपने अनुभव, उनके रहन सहन के तरीके अलग हैं।
अभी जो नासा ने चांद पर अपना यान भेजा, तो 1960 के बाद उसने फिर 2020 तक अपना यान नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि 1960 पर वहाँ के एलियंस ने उनको भगा दिया था। तो उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि अमेरिका की कि दूसरा यान भेजे। तब से आप देख लीजिए, आप 60 साल हो गए हैं। तो जब दूसरों के अभियान पहुंचने लगे हैं, तब उसकी भी हिम्मत पड़ी। तो हम ये देख रहे हैं कि दूसरे ग्रहों पर भी, जहाँ पर जलवायु नहीं है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन के लिए मारा मारी है। लेकिन ऐसे भी प्राणी हैं जहाँ उनको जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, उनका अलग तरीके से विकास हुआ है। तो इस तरीके से हमारे वो कल्पनातीत है। हम जब उन चीज़ों को विज्ञान के माध्यम से, विज्ञान की कसौटी से देख पाते हैं, तब फिर यकीन कर लेते हैं। नहीं तो ये कल्पनातीत है। अभी हमसे कोई कहे कि ऑक्सीजन के बिना कोई जीवित रह सकता है, तो हम कहेंगे नहीं, जीवित तो नहीं रह सकता है। पर दूसरे ग्रहों के जो एलियंस हैं, जो ऐसे रहवासी हैं, अगर वो यहाँ आ जाएं तो यहाँ ना जी पाए, कहीं यहाँ तो ऑक्सीजन है, यहाँ कैसे जिया जाए। और हम वहाँ चले जाएं तो हम कहेंगे कि वहाँ कैसे जिया जाए, वहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस तरीके से एक तर्क को दूसरे तर्क से काटा जा सकता है। ये सब हमारा विज्ञान, विज्ञान का मतलब व्यवस्थित ज्ञान, और विज्ञान एक तर्क पर आधारित है। बच्चा पूछेगा कि पत्ती का रंग हरा क्यों है, तो माँ बताएगी ये क्लोरोफिल की वजह से है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है उसकी वजह से है। तो फिर बच्चा पूछेगा फिर ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्यों हरा है, बोलेंगी माँ इसमें तो क्लोरोफिल भरा हुआ है तभी तो हरा है। फिर वो पूछेगा बच्चा भाई ये क्लोरोप्लास्ट क्यों हरा है, इसमें मैग्नीशियम है इसलिए हरा है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे का प्रश्न नहीं खत्म होगा, माँ निरुत्तर हो जाएगी। अब वो ये नहीं बता पाएगी कि अब आगे क्या बताएं, अगर अब वो पूछ ले। तो इस तरीके से विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, वो तर्क पर चलता है और कहीं ना कहीं निरुत्तर हो जाता है। तो हमारे अनुभव प्रतिक्षण वर्धमान है। जैसे जैसे हमारे अनुभव वर्धमान हैं, बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कुछ धर्मों में कहा जाता है कि जो दूसरा धर्मगुरु बताए तर्क नहीं करना है, चुप रहना है, बिल्कुल उसको सुनना है। लेकिन आजकल के धर्म में ऐसा नहीं है। आजकल जैसे जैसे मनुष्य का विस्तार हो रहा है, उसकी तर्क के पंख खुलते चले जा रहे हैं, हमारा बौद्धिक विकास हो रहा है, हमारा मस्तिष्क जटिल होता जा रहा है। वरना जो हमारे होमोसेपियंस थे, जो प्राइमेट्स थे, जो पूर्ववर्ती थे, जो हमारे पूर्वज थे, करीब 10,000 साल पहले, प्राक ऐतिहासिक साल पहले, उनका मस्तिष्क देखो और हमारा मस्तिष्क देखो, हमारा संवेदी तंत्रिका तंत्र देखो, जो हमारे सोचने समझने की क्षमता देखो और उनकी क्षमता देखो, तो उनका मस्तिष्क लगभग चिंपैंजी से मिलता है। वो ज़्यादा युक्तियाँ नहीं कर सकते थे। अगर एक चिंपांजी को ऊपर केला लटका दो और 2 बक्से रख दो, तो वो बहुत देर बाद, 2 घंटे बाद सोच पाता है कि उन दोनों बक्सों को एक के ऊपर एक रख कर हम उस पर चढ़ कर केले तक पहुंच सकते हैं। तो इतनी ही बुद्धि प्राक ऐतिहासिक काल के, इतिहास काल के पहले वाले मानवों की थी। लेकिन आज तो हमारे पास सामने चीज़ें न भी हो तो भी हम युक्तियां लगा दें, कल्पनाएं कर लेते हैं, परिकल्पनाएं कर लेते हैं और उन पर निगमन भी कर लेते हैं कि एक नए नए सूत्रों का निर्माण कर लेते हैं। तो ऐसा आज हमारा विज्ञान हो गया है, हमारा मस्तिष्क जटिल हो गया है, हमारे पास तर्क की संभावनाएं हैं, तर्क के पंख हैं। ये मनुष्य के विकास का परिचायक है। मनुष्य के इसको हम इसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। तो मनुष्य का विकास होता जा रहा है, मनुष्य जाति का, और उसमें भी हर कक्षा में कुछ विद्यार्थी अव्वल होते हैं, तो वो उसमें भी इंटेलिजेंट होते हैं, उनका और तेज़ी से, कुछ बच्चों का, चुनिंदा बच्चों का तेज़ी से विकास हो रहा है। लेकिन पूरी मानव जाति का जैसे जैसे हमारा जटिल संरचना स्तर बनता जा रहा है, हमारा विकास होता जा रहा है। हमारी शताब्दी में विज्ञान के प्रसार ने ज्ञान के उन विशाल क्षेत्रों के द्वार खोल दिए हैं जिनको हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि धरती के अलावा भी कुछ है। और अब हम कहाँ कहाँ उड़ान भर लेते हैं, हमारे विमान, अंतरिक्षयान बाहर जा जा के कहाँ से लौट आते हैं। तो हमारे पंख खुलने लगे हैं, उड़ने लगे हैं। हमने तो ये भी सोच लिया है, अमेरिका ने तो सोच ही लिया है कि अगर धरती पर युद्ध होता है तो हम यहाँ बस जाएंगे, वहाँ बस जाएंगे। उसकी तो काफ़ी तैयारी है, तो उसने बसने के भी इंतज़ाम कर लिए हैं।
कि इस धरती पे भरोसा नहीं किया जा सकता, पता नहीं कहाँ यहाँ पर युद्ध हो जाए, तो उसने ऐसे इंतजाम भी कर लिए हैं। हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि धरती के बाहर रह सकते हैं, लेकिन अब इनकी व्यवस्थाएं जोरों पर है। और ज्ञान के भावी विस्तार की तो सीमा भी नहीं है, जबकि हम अपनी इस बुद्धि का, जो वर्तमान मस्तिष्क है उसकी बुद्धि का 2% ही उपयोग कर पाते हैं। और आइंस्टीन ने 4% तक उसका उपयोग किया था, लेकिन बुद्धि की विशाल असीम सीमाएं हैं। जो हमारा मन है वो एक भावनात्मक मन है, दैट इज़ इमोशनल कॉन्शसनेस, और एक तार्किक मन है। मन ही है दोनों, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलते हैं। कभी भावनात्मक मन हावी हो जाता है कि हमारी बेटी मरी है और हम कैसे दूसरे काम करें, कभी ये हावी हो जाता है कि दिमाग से सोचो अगर वहाँ जाओगे तो तुम भी मारे जाओगे, तो फिर हम यहीं बैठ जाते हैं, ठीक है अब वो चली गई तो चली गई, अपने प्राण तो नहीं गंवाने हैं। तो ये जो हमारा तार्किक मन है इसकी भी असीम सीमाएं हैं। फिर इन दोनों के आगे और भी कई आयाम है, जैसे कमल का फूल पुष्प दर पुष्प, पंखड़ी दर पंखड़ी खुलता जाता है, तो इस तरीके से उसका फिर बीजांग निकलता है, तो उसमें बीजाणु निकलता है। उसी तरीके से जो हमारी आत्मा है वो प्रस्फुटित होती है। जैसे लैंप को ढक दिया हो कपड़ों से, तो जैसे कपड़े की परतें हटती चली जाएंगी, वैसे ही वैसे लैंप का प्रकाश प्रस्फुटित होगा, बाहर निकलता रहेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान के भावी विस्तार की तो सीमा नहीं है। ज्ञान के भावी विस्तार की तो सीमा नहीं है। अभी तक तो हम भौतिक ज्ञान की चर्चा करते हैं कि जो चीज़ हो रही है, जो प्रकृति में हो रही है, वो क्यों हो रही है। यदि हम उन नियमों को जान लें कि ये चीज़ इतने वेग से ऐसे गिरती है, ऐसे जाती है, तो उनके आधार पर उन नियमों को जानकर हम मशीन बना सकते हैं। नियम जान जाओगे तो ही मशीन बना पाओगे, और मशीन बन जाएगी तो उसका अपने हित के लिए हम उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम नियमों को जानते हैं, भौतिक नियमों को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उपयोग करते रहते हैं, फिर भी इसके विस्तार की कोई सीमा नहीं है। ये पिछले 10,000 सालों में कितना बढ़ गया है, भौतिक ज्ञान ही कितना बढ़ गया है, व्यवस्थित ज्ञान, ये पूरा तर्क पर आधारित है। अगर कोई नया नियम दिया जाता है जो किसी पुराने नियम को काट रहा है, तो वो उसकी मान्यता नहीं होगी, क्योंकि ये सब तर्क के आधार पर व्यवस्थित होता होता आगे बढ़ता चला जा रहा है। मान लीजिए कोई नया वैज्ञानिक एक ऐसा नियम दे दे जो न्यूटन के गति के नियमों को काटता हो, तो बोला जाएगा नहीं, तुम्हारा नियम ठीक नहीं है, क्योंकि जो पहले से उपस्थित और व्यवस्थित नियम है उनको ये काट रहा है। तो इस तरीके से फिर उसका स्थान नहीं होगा। ये सब तर्क पर बनाया हुआ ज्ञान, प्रेक्षण पर देखा हुआ, हमारी इंद्रियों द्वारा, हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसको देखा गया है, उसको मापा गया है। मापा कैसे गया है? जब एक वैज्ञानिक बताता है ये ब्रह्मांड है, ये गैलेक्सी है, तो दूसरा पूछता है कितनी बड़ी गैलेक्सी है, तो ये बताता है कि 1 के आगे 20 जीरो लगा दो, इतने मीटर बड़ी गैलेक्सी है। तो वो पूछता है इसमें कितने तारे हैं, कितने सूर्य हैं, तारे भी सूर्य ही हैं, तो बोलेगा इसमें 50 लाख सूर्य हैं। एक सूर्य का कितना व्यास है, हर चीज़ उसको बतानी पड़ती है। वो सिर्फ ये नहीं बोल के छूट सकता है कि ये गैलेक्सी है, परिमेय हर चीज़ को मापन के साथ उसे बताना पड़ेगा। ज्ञान के भावी विस्तार की तो कोई सीमा नहीं है अतीत में, लेकिन ये जो हमारा विज्ञान है, जिसको छू सकता है, जिसको महसूस कर सकता है, उसी को मानता है। उसके अलावा इसका आत्मा के क्षेत्र में इससे कोई लेना देना नहीं है, उसकी और जानकारी नहीं है। फिर भी एक वैज्ञानिक में जिसमें एक जटिल मस्तिष्क है, उसके आगे चलकर संत बनने की अधिक संभावना है, क्योंकि अब वो उसका भी उल्लंघन करने वाला है। एक आइंस्टीन के, एक न्यूटन के आगे चलकर संत बनने की अधिक संभावना है। जो व्यक्ति विकास के जितने ऊंचे पायदान पर है, हमारी बुद्धि है, वो हमारे ज्ञान के द्वारा, हमारी भावनाओं के द्वारा और हमारे कार्यों के द्वारा परिलक्षित होती है कि हमारे अंदर बुद्धि का कितना विकास हुआ है। वो ज्ञान के द्वारा, आइंस्टीन में ज्ञान के द्वारा हुआ है। किसी में भावनाएं बहुत उमड़ती हैं, तो वो भी बुद्धि का ही एक क्षेत्र है, भावों के द्वारा। भाव कितना है, तो इस तरीके से प्रभु के प्रति भी भाव, क्योंकि भाव अगर है तो आज संसार के प्रति है। जो एक पेंडुलम है, अगर वो संसार के प्रति, अपनी पुत्री के प्रति भाव रख रहा है, पुत्री ने उसको
चलना सिखाया हमने जिसको संभल संभल के मिलते हैं आज हमसे वो करवट बदल बदल के। तो जब पुत्री उसको धोखा देगी तो वही पेंडुलम दूसरी तरफ भी जाएगा, भगवान की ओर मुड़ जाएगा। एक घटना जीवन की बदल देती है इंसान को। भगवान भाव है तो उसका मोमेंटम है, उसका संवेग है, वो जितना आज संसार की ओर है उतना ही वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा ऊर्जा का क्षेत्र है, बुद्धि है, वो भावों के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा और हमारी ऊर्जा, हम कितना कार्यरत हैं, कितना कर्मयोगी हैं, उसके द्वारा प्रदर्शित होती है। और ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आइंस्टीन है, ये क्या बनेंगे। वो वैज्ञानिक भी एक स्थिति पर समाज में योगदान दे रहा है, भगवान की सृष्टि में योगदान दे रहा है, मनुष्य समाज को उन्नत बना रहा है और भगवान की प्रेरणा से भगवान के द्वारा भेजा गया एक नियामक है। और वही भगवान के द्वारा भगवान के कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। उसके लिए उसको एक पैसा नहीं चाहिए, वो भूखा भी मरेगा तो भी विज्ञान ही करेगा। इस तरीके के न्यूटन है। न्यूटन तो टिफ़िन की याद नहीं रखते थे, वो मेढक खा लेते थे टिफ़िन की जगह। तो इस तरीके से उनको दुनिया से लेना देना नहीं है, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, उनका बीवी बच्चे नहीं हैं। आइंस्टीन एक बार यात्रा कर रहे थे तो उनसे टिकट चेकर ने पूछा कि भाई आपका टिकट कहाँ है। तो वो टिकट अपना देखने लगे पॉकेट में, तो टिकट तो नहीं मिला। तभी उस टिकट चेकर को याद आया जर्मनी के थे आइंस्टीन, ये तो हमारे महान वैज्ञानिक आइंस्टीन हैं। तो उसने कहा कि क्षमा कीजिएगा, मैं आपको पहचान न सका, आपने अवश्य टिकट खरीदा होगा और जाने दीजिए टिकट कहीं गुम हो गया होगा, आप निश्चिंत रहिए। वो चला गया। लेकिन तब भी आइंस्टीन अपने जेब में टिकट ढूंढते रहे कि टिकट आखिर कहाँ चला गया। फिर वो वापस आया, बोला इसकी चिंता न करिए, आपने टिकट लिया होगा, मैं ये मानता हूँ। बोले आपकी बात नहीं है, लेकिन जब तक टिकट नहीं मिलेगा तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे उतरना कहाँ है। तो एक वैज्ञानिक वो सभी चीज़ों का त्याग कर देता है, कर्म के क्षेत्र में इतना डूब जाता है कि ऐसे ही कर्म के क्षेत्र में डूब जाता है, वो कर्म योगी बन जाता है। न्यूटन ने इसलिए कर्म नहीं किया, इसलिए प्रयोग नहीं किया कि उनके बीवी बच्चे अच्छा खा लें, कहीं नौकरी लग जाए। वो कर्म जिस भी सवाल में डूबे वो पूरी तरीके से निमग्न हो गए कि इसका अर्थ क्या है। ये सेब गिरा तो क्यों गिरा, सेब नीचे क्यों गिरा। अब उस सेब पर उन्होंने एक इतनी मोटी किताब लिख डाली, ग्रेविशिया। उन्होंने ग्रेविशिया की किताब ही लिख डाली, वो महान ग्रंथ बन गया लोगों के लिए, सेब के गिरने पे लिख डाली। तो ऐसे व्यक्ति जो किसी एक क्षेत्र में कर्मयोगी हुआ करते हैं, वो भी भगवान के भेजे हुए ही नियामक हैं और आगे चल के वो ऊंची गतियाँ प्राप्त करते हैं, विकास में वो बहुत आगे हैं। अतीत में विचारों और वस्तुओं के विषय में हम अपनी धारणाएं बदलते रहते हैं। अतीत के जो विचार हैं और वस्तुएं हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादी परिकल्पनाएं हैं जिनको हम छोड़ते चले जाते हैं। अब उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। पहले हमें पता भी नहीं चलता था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है, तो बोलते थे कि एक ऐसी कहानी है, फिर राहु हुआ, फिर केतु हुआ, फिर उसने उसको निगल लिया तो वैसे कर दिया। फिर हम इस तरीके से कुछ ना कुछ तो तर्क देना है, लेकिन वही धारणाएं जब विज्ञान के आने पर बदल गई कि नहीं इस तरीके से होता होगा। तो उन्हीं चीज़ों के विषय में अब हम चांद पर आ गए हैं तो वहाँ बुढ़िया बाल नहीं बनाती, वरना पहले कहते थे इसमें जो चीज़ें दिख रही हैं एक बुढ़िया अपना बाल बना रही है। तो इस तरीके से हमारी धारणाएं अतीत के विषय में समय के अनुसार और विज्ञान की प्रगति के अनुसार बदलती रहती हैं। तर्क को नकारा नहीं जा सकता, इसका हमारे विकास में एक अहम स्थान है। अतीत में विचारों और वस्तुओं के विषय में अपनी धारणाएं बदलते रहते हैं और भविष्य में ऐसे परिवर्तन की पूरी संभावना है। अतः तर्क में अंतिमता नहीं है, ऐसा कोई तर्क नहीं होगा जो अंतिम तर्क होगा। एक नियम दूसरे नियम से बदल दिए जाते हैं। जैसे न्यूटन के नियम, कहा जाता है कि 1890 से पहले तक के जितने भी नियम है वो न्यूटोनियन नियम है, लेकिन उसके बाद जब और सूक्ष्म नैनो फिजिक्स आ गई, कण के अंदर कण देखा जाने लगा। बोले अब वैध नहीं है जो छोटे छोटे कण हैं, अब वहाँ पर क्वांटम फिजिक्स लगेगी, क्वांटम भौतिकी लगेगी, वहाँ न्यूटन का नहीं चलेगा। तो इस तरीके से छोटे कणों पर, इलेक्ट्रॉनों पर, कणों पर, अणुओं पर वहाँ न्यूटन की फिजिक्स नहीं चलती। तो हम ये देखते हैं कि अपनी सीमाएं भी हैं।
न्यूटन की फिजिक्स कार पे चल सकती है, ट्रक पे चल सकती है कि वो कितने वेग से चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नहीं चल पाती। तो इस तरीके से दो तरीके से फिजिक्स का भौतिक का भी वर्गीकरण कर दिया गया है। 1890 से पहले न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटन की भौतिकी, और उसके बाद क्वांटम भौतिकी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसकी कोई अंतिमता नहीं है, अब और भी अच्छा आ जाएगा। तो हम देखेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि जो एक कण है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, वो उसी तरीके से है जैसे सूर्य के चारों ओर धरती चक्कर लगा रही है। तो और उस इलेक्ट्रॉन पर भी ग्रह है, वहाँ लोग रहते होंगे। अब लोग रहते होंगे, लेकिन हमारे पास तो क्षमता देखने की नहीं है कि वहाँ कौन रहता है कौन नहीं रहता। विज्ञान देख लेगा तो पता चल जाएगा कि वहाँ पर भी लोग रहते होंगे। इस तरीके से ये लीला है। अणो रणीयान महतो महीयान, छोटे से भी छोटा कोई अंत नहीं है। छोटे में भी अनंत है और बड़े में भी अनंत है, लेकिन हमारे विज्ञान की तो अपनी मापन की सीमाएं हैं। वो छोटे से छोटे को नहीं नाप सकता है। हम अभी तक 1/1 के आगे 26 जीरो तक ही माप पाए हैं, और साथ में बड़े से बड़े में 1 के आगे 36 जीरो तक माप पाए हैं। उसके आगे हम नहीं माप पाए, हम अपने पूरे यूनिवर्स को, अपने ब्रह्मांड को ही नहीं माप पाए हैं। तो इस तरीके से विज्ञान की सुनने की, समझने की, उसके वजन को नापने की, उसकी लंबाई को नापने की, समय के नापने की अपनी सीमाएं हैं। और विज्ञान धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। जैसे जैसे विज्ञान प्रगति कर रहा है, मनुष्य के मस्तिष्क की जटिलता के साथ ही विज्ञान प्रगति कर रहा है। हम और जटिल विकास में जैसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, छोटे बच्चे को रंगीन किताब दे दी गई, लो इसमें अमरूद बना है, आम बना है, लो पढ़ो, वो पढ़ता है। आ से अनार। बड़े को परख नली दी गई, बोला ये परख नली है और इसमें सोडियम क्लोराइड डालो, उसे अनार नहीं दिया गया, दिखाया क्यों दिया गया उसको। जैसे जैसे हमारे एनालॉग सिस्टम, हमारे अंदर की विश्लेषण क्षमता बदलती जाती है, उसको प्रयोगशाला दी गई, अब तुम यहाँ प्रयोग करो, और बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको कुछ और कहीं भेजा जाएगा कि ठीक है अब आप बायोटेक वाले उसमें चले जाओ प्रयोगशाला में, वहाँ काम करो, वहाँ देखो नैनो फिजिक्स में क्या क्या हो रहा है। तो वही चीज़ जैसे जैसे बच्चा बढ़ता चला जाता है, उसमें विश्लेषण की क्षमता बदलती चली जाती है, वैसे उसके हाथ में नए नए खिलौने थमाए जाते हैं कि अब ऐसे करो ऐसे करो। ऐसे ही जैसे जैसे हमारा विकास हो रहा है, जैसे जैसे आत्मा अपने बाहर के बंधनों को काटती चली जाती है, वैसे वैसे भगवान हमको नया शरीर देते हैं, नई जटिलताओं के साथ देते हैं, जिससे कि हमारी बुद्धि और प्रोलिफरेट हो सके और खुल सके और विलास कर सके, और इस भगवान के विलास को चमत्कृत रूप से विस्मय होकर देख सके और समझ भी सके कि भगवान किस किस तरीके से क्या क्या कर रहा है। हम अपने शरीर की एनाटॉमी, इसकी पूरी संरचना को ही देखते हैं तो विस्मय करने लगते हैं कि इतनी बड़ी मशीनरी और सांस आसानी से आ जा रही है, और हम तो उसको नोटिस भी नहीं कर पा रहे हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। कितना अंदर सब कुछ, कितनी सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस, जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ हो रही हैं, और बिना किसी रुकावट के, कोई शोर न शराबा। तो इस तरीके से हम जटिल मस्तिष्क पाते हैं, उसकी लीला का एक झलक पाने के लिए। और हमें ये यंत्र मिलते रहेंगे, जैसे जैसे बच्चा बड़े क्लास में जाता है उसको परख नली मिल जाती है, तो हम भी विकास में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको नई मेरु रज्जु इस तरीके से मिलती रहेगी। हमको नई मेरु रज्जु, नया मस्तिष्क, सब कुछ नया, स्कल नया, क्रेनियम सब मिलेगा। ये उसके ऊपर है, भगवान हमें देगा, हमें ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं। भविष्य में भी ऐसे परिवर्तन की पूरी संभावना है, अतः तर्क में अंतिमता नहीं है, तर्क कोई अंतिम नहीं है। विज्ञान सतत विस्तार करता रहेगा, ये करता रहा है। ताम्र युग आया, कांस्य युग आया, तो उसके आगे न जाने कितने युग आए, और एक एक युग में अलग अलग चीज़ों का विस्तार होता गया। पहिए का आविष्कार हुआ, अग्नि का आविष्कार हुआ, फिर एक एक करके कितने आविष्कार हो गए, और इस तरीके से आगे बढ़ता गया। एडिसन ने ही 2000 पेटेंट करा लिए हैं, नए नए आविष्कार, अलग अलग वैज्ञानिक आते रहे और पूरा जीवन खपा दिया इस सृष्टि को समझने में। न्यूटन तो कहते थे कि हम एक समुद्र किनारे चलते हुए एक ऐसे बालक हैं जिसने एक पत्थर को उठा लिया है, सीपी को उठा लिया है, और समझता है कि यही समुद्र है, समुद्र में यही होता होगा, सिर्फ हम इतना ही जान पाए। तो हमारी स्थिति
इस प्रकार की है। आइंस्टीन भी कहा करते थे कि द वर्ल्ड विच लुक्स इनकॉम्प्रिहेंसिबल इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिबल। ये संसार दिखने में जितना जटिल लगता है ये उतना ही सहज और सरल है। इसमें नियमों का उल्लंघन नहीं होता है। यहाँ बारिश भी अपने समय से होती, सब कुछ है, हम ही नहीं समझ पाते कि कब क्या होता है। तो उन्हीं नियमों को जानने की जरूरत है। प्रकृति के नियम हैं, प्रकृति नियमों में बंधी है। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयबिन हो न प्रीत। तो जलधि बोला हम तो जड़ हैं, हम आपको कैसे रास्ता दे सकते हैं, हम नियमों में बंधे हुए हैं। आप कहें, आपने ही हमारे लिए नियम बनाए हैं, कहें तो तोड़ दें। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम नियम मत तोड़ो हमारे लिए, नहीं तो फिर प्रकृति ही उलट पुलट हो जाएगी, और तुम हमको बस कुछ रास्ता बता दो। तो उस तरीके से प्रकृति के नियम हैं, सब कुछ नियमों से चल रहा है। उन्हीं नियमों को बस वैज्ञानिक पता लगा लेते हैं, कुछ नियमों को पता लगा लेते हैं। तर्क में कोई अंतिमता नहीं है, विकास के साथ साथ ये बढ़ते चले जाएंगे। विचारक का वैयक्तिक गुणांक दूसरी गंभीर सीमा है। दूसरी गंभीर सीमा हमारा पर्सनल कोफिशिएंट है कि हमारे बुद्धि की कितनी परतें खुली हैं, हम कितना किसी चीज़ को विश्लेषण कर पाते हैं, हमारे भाव का क्षेत्र कितना खुला है, हृदय का क्षेत्र कितना खुला है, हमारे आंतरिक ज्ञान तंतु कितने विकसित हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो आभास कर लेते हैं आगे क्या होने वाला है, तो उनकी अलग डायमेंशन खुल गई, उनकी समय की डायमेंशन खुल गई है। वो थोड़ा पीछे का भी देख लेते हैं, थोड़ा आगे का। तो समय का आयाम खुलने पर व्यक्ति ऊपर पहुंच जाता है। कुछ वहाँ से वो देख लेता है कि ये ट्रक आगे जा रही है, और देखो ये अभी एक कार है, इसी टकरा जाएगी। वो आगे देख लेता है ये कार जा रही है और टकराना निश्चित है। तो जब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं अब तो वो भी देख लेगा कि ट्रक पीछे थी, यहाँ आई, और यहाँ कार है, इससे टकराएगी। तो इस तरीके से व्यक्ति का वैयक्तिक गुणांक, उसकी जो वैयक्तिक कुशलता है कि वो कहाँ पर है, ये भी निर्भर करता है। एक मंद बुद्धि का व्यक्ति, उसमें ये दर्शन कभी भी नहीं आएगा कि जीवन क्यों मिला है और हमें इसका क्या करना चाहिए, उसमें ये चीज़ आ ही नहीं सकती। मंद बुद्धि का व्यक्ति खाएगा, पिएगा, सोएगा, खेलेगा, कूदेगा। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंची स्थितियों में चले जाते हैं तो हमारे दर्शन के क्षेत्र खुलते चले जाते हैं। वो व्यक्ति एक जगह रुक नहीं सकता, उसको अंदर और अंदर एक मांग होती है, एक ऐसी तृप्ति की चाहत होती है जो पूरी होती है परमात्मा से मिलने पर ही। जैसे कि एक राजा एक मंत्री के यहाँ गया, मंत्री तो नहीं था, तो उसकी पत्नी ने उसके लिए एक पीढ़ा रख दिया, बोला बैठिए अभी मंत्री आते हैं। तो राजा ने नहीं बोला ठीक है हम खड़े ही ठीक हैं। फिर उसने उस पर कुछ गद्दे बिछा दिए, बोला अब बैठिए, अब ठीक है आप राजा हैं। तो बोला नहीं हम ठीक हैं और हम मिल के बस चले जाएंगे। फिर उसने कुर्सी लगा दी, बोला आप इस पर बैठिए, ये जो चौकी है ये ऊंचा स्थान है और ये आपके लिए ठीक रहेगा। ऐसे करके वो ऊंचे स्थान देती रही, पर राजा तो बैठता न था। तभी मंत्री आ गया, मंत्री उससे बात करके राजा से, और राजा ने जो उसे आदेश देना था चला गया। पत्नी ने उसको विस्मय होकर ये बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, हमने कितने प्रयत्न किए पर राजा तो बैठता न था। तो मंत्री ने बताया कि जब तक उसको उचित सिंहासन नहीं मिलेगा तब तक राजा नहीं बैठेगा, तो इसीलिए वो बैठता न था। तो वैसे ही हम, ऐसा नहीं है कि धन से तृप्त हो जाएं, अगर हो जाते तो हो जाते, फिर हमारी दौड़ पूरी हो जाती। हर आदमी दौड़ रहा है, अनिल अंबानी दौड़ रहा है, तो कोई ना कोई दौड़ रहा है, संत भी दौड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तृप्ति पूरी नहीं हुई है, उससे ऐक्य नहीं हुआ है। तो ये हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमारी आत्मा का राजा है वो बैठता न था, उसमें न धन में तृप्ति है, न वो कहीं भी किसी भी स्तर पर प्राणों की संतुष्टि, भोगों की संतुष्टि में भी उसको तृप्ति नहीं है। ये तब तक तृप्ति नहीं होगी, हमारा राजा तब तक नहीं बैठेगा जब तक कि उसको उसका सिंहासन, उसको अपनी ममतामयी माँ की गोद नहीं मिल जाती, उसके साथ ऐक्य नहीं हो जाता, तभी ये राजा बैठेगा। तो हम लोगों ने आज इसका दूसरा पैराग्राफ पेज नंबर 13 का पूरा किया। श्री राम। राम 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 रामन जी, राम 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 भंडारी जी, चाचा जी, राम राम।
माँ जी राम राम। राम 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 मम्मी राम राम। गोयल विष्णु चाचा जी राम राम। राम राम मित्तल चाचा जी राम राम। रमन आंटी राम 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 राम। गीता जी राम 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 राम। ऐसे ही सत्संग चलता रहे, आप लोगों के दर्शन होते रहे। अब इस सभा को यहीं